चंदनपुर नाम के गांव में पिंकी नाम की 12 वर्ष की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। पिंकी का परिवार आर्थिक तौर में बहुत कमजोर था। पिंकी पढ़ाई में बहुत ही होनहार थी और हमेशा अच्छे अंक लाती थी। पिंकी और उसके मित्र जब पाठशाला में अपना टिफिन खोलते तो पिंकी को बहुत बुरा महसूस होता, क्योंकि बाकी मित्र टिफिन में बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाते थे। पिंकी और उसका परिवार गरीब होने की वजह से स्वादिष्ट और महंगी चीजें नहीं ला पाते। पिंकी कभी अचार रोटी तो कभी रोटी भाजी ही ले जा पाती। एक दिन जब सभी मित्र टिफिन खा रहे थे तो मित्र के टिफिन में एक सुंदर चीज देखकर पिंकी के मन में जिज्ञासा पैदा हुई। अरे रीना, यह तुम आज टिफिन में क्या लाई हो? बहुत सुंदर दिख रहा है। अरे पिंकी, तुम्हें यह भी नहीं पता? यह काजू बादाम है। इसमें बहुत ताकत होती है और यह खाने में भी बड़ा स्वादिष्ट होता है। यह लो, तुम भी खा लो। अरे नहीं नहीं, अपना टिफिन खाकर मेरा पेट भर गया है। कभी अगली बार मैं इसे खा लूंगी। पिंकी बड़ी खुददार थी, इसीलिए अपने मित्रों के स्वादिष्ट व्यंजन वह कभी नहीं खाती थी। उसे इस बात की लज्जा थी कि उसे काजू बादाम के बारे में बिल्कुल नहीं पता था और उसके मन में काजू बादाम खाने की इच्छा भी जाग उठी। घर जाते ही वह माँ से बात करती है। माँ, हम कभी काजू बादाम क्यों नहीं खाते? आज मेरे एक मित्र ने टिफिन में काजू बादाम लाया और मैं जानती भी नहीं थी कि काजू बादाम क्या होता है। बेटा, काजू बादाम बहुत महंगा होता है। मुश्किल से तो हम 2 वक्त की रोटी खा पाते हैं। काजू बादाम के बारे में सोचना हमारे लिए संभव नहीं है। यह सुनकर पिंकी मायूस हो जाती है, परंतु अपनी माँ की कही हुई हर बात को समझती है और कोई जिद नहीं करती। भगवान जी, मम्मी कह रही थी कि हमारी आर्थिक स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। क्या आप हमारी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं? मैं आपकी रोज पूजा करूंगी अगर आपने हमारी स्थिति सुधार दी। मुझे भी अपने मित्रों की तरह स्वादिष्ट व्यंजन खाने हैं। काजू बादाम देखकर तो मेरी जीभ अभी तक लपलपा रही है। अगले दिन जब पिंकी पाठशाला से घर आ रही थी तो उसने सोचा कि रास्ते में मंदिर होते हुए घर जाए। मंदिर में पूजा करने के बाद जब प्रसाद लेने की बारी आती है तो प्रसाद देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। अरे वाह, आज तो प्रसाद में काजू बादाम है। आज मैं भी काजू बादाम खाऊंगी। आज तो मजा ही आ गया। पिंकी प्रसाद को सीधा अपने घर ले आई और जाकर सीधा माँ को काजू बादाम दिखाने लगी। माँ देख, मैं क्या लाई हूँ। भगवान ने हमारी सुन ली। आज मैं मंदिर गई थी तो वहाँ प्रसाद में मुझे काजू बादाम मिला। मैं उसे सीधा लेकर घर आ गई। ले माँ, तू भी थोड़ा खा ले और मैं भी खा लेती हूँ। और कुछ काजू बादाम मैं कल टिफिन में भी लेकर जाऊंगी। अरे नहीं बेटा, तू ही खा ले। तुझे काजू बादाम पसंद है ना? और वैसे भी मैंने अभी खाना खाया है। मेरा पेट बहुत भरा हुआ है। तू थोड़ा सा ले और बचा हुआ कल टिफिन में ले जाना। पिंकी उस दिन बहुत खुश होती है। वह एक काजू और एक बादाम खाती है। बाकी बचे हुए काजू बादाम को गिनकर डिब्बे में भर के रख लेती है। अगले दिन जब वह सुबह उठती है तो देखती है उसके खाने के बावजूद काजू बादाम की गिनती कम नहीं हुई। यह देखकर वह अचंभित हो जाती है। माँ, कल मैंने एक काजू और एक बादाम खाया था, पर आज देख रही हूँ तो उनकी गिनती पहले जैसी है। अच्छी तरह से याद है कि मैंने उन्हें गिनकर रखा था। अरे हो सकता है तेरी गिनती गलत हो गई हो। ज्यादा सोच मत और जल्दी तैयार होकर स्कूल चली जा। स्कूल जाने का समय हो रहा है। पिंकी इस चीज के बारे में सोचना छोड़ देती है। जल्दी स्कूल जाने के लिए तैयार होती है। वह इस बात से आज बहुत खुश थी कि आज टिफिन में वह काजू बादाम लेकर जाएगी। उसे यह लगने लगा कि भगवान ने उसकी सुन ली। पिंकी स्कूल जाती है और बहुत आनंदित होती है। टिफिन खाते समय दोस्त आपस में चर्चा करते हैं। अरे वाह पिंकी, तू तो आज टिफिन में काजू बादाम लाई है। अरे हाँ रीना, कल मैं एक मंदिर गई थी तो वहाँ प्रसाद में मुझे पंडित जी ने काजू बादाम दिए, तो मैंने सोचा क्यों नहीं टिफिन में ले जाऊं। बहुत अच्छा किया तूने पिंकी, और यह काजू बादाम दिख भी बहुत अच्छे रहे हैं। पिंकी अपना पूरा टिफिन खत्म कर देती है और घर आती है। घर आकर जब वह टिफिन खोलकर माँ को धोने के लिए देती है तो उसे अपनी आँखों पर भरोसा नहीं होता। माँ जल्दी आओ। माँ भागते भागते आती है। क्या हुआ बेटा, इतनी जल्दी मुझे क्यों बुलाया? तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? अरे नहीं माँ, मुझे चोट नहीं लगी, पर यह देखो, मैंने अपना टिफिन पूरा खत्म कर दिया था
और इसमें पहले जितने ही काजू बादाम है। ये कैसे हो सकता है? बेटा, हो सकता है कि तुम इसे पूरा खाना भूल गई हो और बचे कुचे काजू बादाम इसमें रह गए हो। अरे नहीं, कल भी मैंने बादाम और काजू खाकर रखे थे और सुबह उठकर देखा तो पहले जितने ही थे, और आज भी वही हुआ। जरूर इसमें कोई ना कोई चमत्कार लग रहा है। ज्यादा सोचो मत पिंकी, जादू जैसी कोई चीज नहीं होती। इतने में दोनों को एक अज्ञात आवाज आती है। पिंकी, तुम कैसी हो? अरे माँ, यह आवाज कहाँ से आ रही है? अरे पिंकी, मैं काजू बादाम, जरा डिब्बा तो खोलो। पिंकी डिब्बा खोलकर चौंक जाती है। वह देखती है कि सच में डिब्बे से आवाज आ रही है और काजू बादाम ही बोल रहे हैं। अरे तुम तो काजू बादाम हो, तुम कैसे बोल सकते हो? अरे मैं कोई आम काजू बादाम नहीं हूँ, मैं जादुई दिव्य काजू बादाम हूँ और मेरा निर्माण ही जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए हुआ है। तुम्हारी प्रार्थना का नतीजा हूँ मैं। भोली पिंकी इसे समझ नहीं पाती और कहती है, अरे पर मैंने तो भगवान से काजू बादाम के साथ साथ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी सही करने के लिए कहा था। चिंता मत करो पिंकी, तुम मुझे जमीन में बो दो, फिर देखो क्या होता है। पिंकी और उसकी माँ काजू और बादाम के पेड़ को धरती में बो देते हैं। अगले दिन जब पिंकी उठती है तो नजारा देखकर चौंक जाती है। अरे माँ, यह देखो क्या हो गया। एक ही दिन में काजू और बादाम दोनों के पेड़ इतने बड़े हो गए और इसमें अनेकों काजू बादाम लग गए। अरे हाँ पिंकी, यह तो सचमुच जादू है। एक ही दिन में इतने बड़े हो गए। जिस चीज को होने में महीनों लगते हैं, एक ही दिन में हो गया। पेड़ से आवाज आती है, पिंकी, अब तुम लोग जाकर मुझे बाजार में बेच सकते हो। पूरे शहर में मेरे जैसी काजू बादाम कहीं नहीं मिलेंगे, तो लोग इसकी मुंह मांगी कीमत देंगे। यही नहीं, हर दिन मैं इतनी ही तेजी से बढ़ूंगा। पिंकी और उसके माता पिता काजू बादाम बाजार में बेचने चले जाते हैं। उन्हें उसके बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। धीरे धीरे पिंकी और उसका परिवार आर्थिक रूप से मजबूत होने लगता है। वह पेड़ वादे के मुताबिक रोज बढ़ता है। पिंकी और उसके परिवार ने अपने जैसे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद करना शुरू कर दी। इससे पेड़ और तेजी से बढ़ने लगा और पिंकी और उसका परिवार समृद्ध हो गया। राधा के पैदा होते ही उसकी माँ का देहांत हो गया था। घर के सभी लोग राधा को ही उसकी माँ के मरने का कारण मानते थे और उससे बहुत बुरा व्यवहार करते थे। राधा जब थोड़ी ही बड़ी हुई तो उससे घर का सारा काम करवाया जाने लगा और उसे स्कूल भी नहीं जाने दिया जाता था। और जब राधा के पिता ने दूसरी शादी कर ली तो राधा के दुख और भी बढ़ गए थे। राधा की सौतेली बहन और सौतेला भाई स्कूल भी जाते थे। उन्हें बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से घर में पाला जाता था। राधा बहुत दुखी रहती थी। एक दिन राधा ने अपने पापा से कहा, पापा, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। तू क्या करेगी पढ़कर? और तू स्कूल जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? दोबारा स्कूल जाने की बात मत करना, जा झाड़ू लगा। राधा रोते रोते झाड़ू लगाने लगती है। उस दिन खाना भी नहीं खाती और अपनी माँ की फोटो के आगे दिन भर रोती रहती है। कोई राधा से खाने को भी नहीं पूछता। सुबह सौतेली माँ के चिल्लाने की आवाज आती है, कहाँ मर गई? राधा अभी तक क्यों नहीं उठी? जल्दी से उठ। राधा घबरा कर उठती है और जल्दी से घर के आंगन में पहुंच जाती है। क्या हुआ माँ? तूने कल घर की झाड़ू तोड़कर कहाँ फेंक दी? माँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कामचोर, तुझे झाड़ू न लगाना पड़े इसलिए तूने झाड़ू तोड़ दी। चल जा, अभी नई झाड़ू लेकर आ। राधा पास के बाजार जाती है और एक नई झाड़ू खरीद कर लाती है। घर आकर वे झाड़ू कोने में रख देती है और पानी पीने जाती है। जैसे ही पानी पीकर आती है, देखती है कि घर की झाड़ू लग चुकी होती है। ये देखकर हैरान हो जाती है कि इतनी जल्दी घर की सफाई कैसे हो गई। अरे राधा, झाड़ू लेकर आई या नहीं? घर की आज सफाई होगी कि नहीं? इतना कहते कहते किचन से बाहर आती है तो देखती है कि पूरा घर साफ है। वह आश्चर्य में पड़ जाती है कि इतनी जल्दी राधा ने पूरा घर साफ कैसे कर दिया। चल ठीक है, अब सफाई हो गई, जाके कपड़े धो। राधा कपड़े धोने जाती है और जैसे ही वह कपड़े धोने बैठती है, देखती है कि झाड़ू उसके बगल में रखी है। वह वापस झाड़ू को उसकी जगह पर रख आती है। थोड़ी देर बाद फिर देखती है कि झाड़ू उसके बगल में रखी है। फिर वापस झाड़ू को उसकी जगह पर रखने जाती है
लेकिन जैसे ही वापस आती है देखती है कि कपड़े धोकर रस्सी पर सूख रहे हैं। उसकी तो कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। पर राधा डांट और मार के डर से किसी को कुछ नहीं कहती है। वह जहाँ जहाँ जाती है घर में झाड़ू उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। फिर उसे लगने लगता है कि इस झाड़ू में ही कुछ गड़बड़ है, तो डर के मारे उसे बाहर फेंक आती है। लेकिन घर में जैसे ही वापस आती है वह झाड़ू उसके घर में फिर मिलती है। डर के मारे उसे रात भर नींद नहीं आती। थोड़ी देर बाद उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। कौन है? ये किसकी आवाज है? राधा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। कौन माँ? राधा, मैं तुम्हारी मरी हुई माँ हूँ। अपनी माँ की आवाज सुनकर राधा रोने लगती है और अपने दुख अपनी माँ को सुनाती है। मुझे सब पता है राधा, लेकिन अब मैं सब ठीक कर दूंगी और ये झाड़ू तुम्हारा हर काम में सहायता करेगी। अगले दिन से राधा को घर में कोई काम नहीं करना पड़ता। सारा काम झाड़ू कर देती है और राधा को ये सब देखकर बहुत खुशी होती है। राधा की सौतेली माँ को ये सब देखकर हैरानी हो जाती है कि इतनी छोटी सी बच्ची इतने जल्दी इस घर का सारा काम कैसे कर रही है। उसका शक बढ़ता ही जाता है और वो राधा पर नजर रखने लगती है। एक रात में राधा को किसी से बात करते सुन लेती है, पर उसे दिखाई नहीं देता कि राधा किससे बात कर रही है। दूसरे दिन वे राधा को बहुत डांटती है और मारती है, ये बताने के लिए कि वह किससे बात कर रही थी और घर में क्या हो रहा है। पर राधा उसकी सौतेली माँ को कुछ नहीं बताती, लेकिन रात को अपनी माँ को सब कुछ बताती है और बहुत रोती है कि मुझे आज सौतेली माँ ने बहुत मारा। राधा की माँ को बहुत गुस्सा आता है और वह झाड़ू से कहती है कि जाओ और अपना काम करके आओ। झाड़ू जाती है और रात को ही राधा की सौतेली माँ की बहुत पिटाई लगाती है। सौतेली माँ मार खाकर बहुत चिल्लाती है, लेकिन किसी को भी झाड़ू दिखाई नहीं देती कि क्या हो रहा है। सब पूछते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों चिल्ला रही हो। वह कहती है कि मुझे झाड़ू मार रही है, पर किसी को भी झाड़ू नहीं दिखाई देती। अब रोज रात को यही होता। सौतेली माँ की रोज पिटाई होने लग गई थी। सबको लगने लगा था कि सौतेली माँ पागल हो चुकी है। राधा के पापा ने उसका इलाज करवाना शुरू कर दिया था, लेकिन रोज रात की पिटाई होना बंद नहीं हो रही थी। बहुत इलाज करवाने के बाद भी जब सुधार नहीं हुआ, तो राधा के पापा ने सौतेली माँ को पागल खाने में भर्ती करवा दिया। वहाँ सौतेली माँ के एक दिन सपने में राधा की माँ आई और उसने बोला कि तुम मेरी बेटी को बहुत परेशान करती हो, इसलिए आज मैंने तुम्हारी ये हालत कर दी है। अगर तुम मेरी बेटी से माफी मांगोगी और ये वादा करोगी कि कभी भी उसे परेशान नहीं करोगी, मारोगी नहीं, तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी और तुम्हें घर वापस भिजवा दूंगी। सौतेली माँ माफी मांगती है और वादा करती है कि मैं अपने बच्चों की तरह ही राधा को पालूंगी। दूसरे दिन डॉक्टर राधा के पापा को बुलाकर कहते हैं कि राधा की माँ ठीक हो चुकी है, इनको आप घर ले जा सकते हो। सौतेली माँ घर आ जाती है और राधा को अपने बच्चों की तरह पालने लगती है और स्कूल भी भेजने लगती है। राधा समझ जाती है कि ये सब क्यों हो रहा है। वे खूब मन लगाकर पढ़ाई करती है और मन ही मन अपनी माँ को धन्यवाद देती है।